गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी समाज सेतु का अंतिम पाठ 10 वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये सारी चीजें वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथ होता क्या है, इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टाज। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब उसका विकास हुआ तो उसमें बहुत सारी गद्य विधाओं का विकास हुआ, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, ये बहुत सारी विधाएं उस समय प्रचलन में आई। लेकिन इन सब विधाओं के साथ में कुछ और विधाएं भी थी जिन्हें हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया, और उनमें से वो विधाएं हैं रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज जो है वो अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है सूचना देना, जो हमने समाचार लेखन के अंतर्गत पढ़ा था। तो जिस प्रकार से किसी रिपोर्ट के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, तो वही रिपोर्ट अंग्रेजी में रिपोर्ट से रिपोर्टाज बना। हिंदी में हम उसे रिपोर्टाज कह रहे हैं और अंग्रेजी में वो रिपोर्ट है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ सूचनाओं का या तथ्यों का लेखा जोखा मात्र होती है, और रिपोर्टाज जो होता है वो किसी भी घटना या किसी भी बात का कलात्मक और बहुत ही संवेदनशील चित्रण होता है, उसे हम रिपोर्टाज का नाम कह देते हैं। तो संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी घटना का कलात्मक और संवेदनशील चित्रण जो है, संवेदनशील चित्रण कैसे, शब्दों के माध्यम से, उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टाज कहेंगे। और रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्टाज जो होती है, वो किसी भी घटना का आंखों देखा या कानों सुना हाल होता है, और अगर उसी आंखों देखे और कानों सुने हाल को, जीवन की घटनाओं का जो वर्णन है, उसे हम कलात्मक और संवेदना में या फिर ये कहें कि सरस शैली में अगर प्रस्तुत कर दें, तो वो चीज रिपोर्टाज के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। यानी रिपोर्ट जो होती है वो एक घटना का सामान्य सा वर्णन होता है या शब्दों का सामान्य सा चित्रण होता है। लेकिन अगर हम बात करें रिपोर्टाज की, तो रिपोर्टाज आंखों देखी या कानों सुनी जीवन की किसी भी घटना का वर्णन पूर्णतया कलात्मक संवेदना में और सरस शैली में किया जाता है। और वर्तमान में जिस तरीके से साहित्य का विकास होता जा रहा है, तो रिपोर्टाज जो है वो वर्तमान या समसामयिक पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत बहुत ज्यादा अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है और बहुत सारे रिपोर्टाज छपती हैं। अब हम देखते हैं कि जो रिपोर्टाज है उसको लिखने में क्या क्या विशेषताएं होती हैं या किस तरह से उसे लिखा जाता है, क्या क्या विशेषताओं के साथ में वो होती है। जैसे पहला है तथ्यों के साथ भाव प्रवणता, यानी जो रिपोर्टाज के अंतर्गत, यानी कोई भी आपके पास सूचना या घटना या खबर है, तो उसका तथ्यों के साथ में भाव प्रवणता पूर्ण वर्णन होता है, वो रिपोर्टाज है। यथार्थ विषय को, यानी यथार्थ का मतलब होता है सत्य, तो यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से रिपोर्टाज में क्या दिया जाता है, साहित्यिक रूप दिया जाता है। यानी साहित्यिक रूप हम कल्पना के माध्यम से देंगे किसी भी घटना को। कथात्मकता तथा घटना के बाह्य स्वरूप का चित्रण होता है। रिपोर्टाज जो है उसमें किसी भी घटना का कथात्मकता पूर्ण वर्णन होगा या फिर घटना के बाह्य स्वरूप का चित्रण होगा। फिर आता है वस्तुगत तथ्यों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति। जितनी भी बातें उस घटना में सम्मिलित की गई हैं, उन सभी बातों की, उन सभी तथ्यों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यानी जब व्यक्ति उस बात को पढ़ता है, यानी रिपोर्टाज को पढ़ता है कोई भी पाठक, तो उसका जो हृदय है वो पूरी तरीके से झंकृत हो जाए, इस तरह की रिपोर्टाज लिखी जाती है। भाषा में सरसता हो, सहजता हो, सजीवता और सरलता हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भाषा क्लिष्ट हो गई या सरल और सहज नहीं रही, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका जो कलात्मकता है और उसमें जो भावपूर्णता है वो उसकी नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें सरलता, सहजता रखना जरूरी है। फिर है अंतिम बिंदु, संवेदनशीलता के साथ मनोविश्लेषणात्मकता भी रहती है। मनोविश्लेषणात्मकता क्यों?
क्योंकि जब भी किसी रिपोर्टाज को लिखा जा रहा है तो उसमें संवेदना तो है नहीं। साथ में हम ये कह सकते हैं कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति झंझट हो जाता है किसी भी उस रिपोर्टाज को पढ़कर। अब हम बात करते हैं रिपोर्टाज विधा का इतिहास की। रिपोर्टाज लेखन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुई। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक लेखक रहे हैं। उन्होंने इस रिपोर्टाज का लेखन प्रारंभ किया था और उसके बाद में धीरे धीरे इसका विकास होता गया और बहुत सारे लेखक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने रिपोर्टाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, आनंद भगत, कौशल्यानंद, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राजेंद्र यादव और शरद जोशी। इन सब ने बाद में रिपोर्टाज को बहुत ही चरम सीमा तक पहुंचाया और रिपोर्टाज जो है वो आज की समसामयिक स्थिति को देखकर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में रिपोर्टाज को छापा भी जाता है। अब हम देखते हैं यात्रा वृत्तांत क्या होता है। यात्रा वृत्तांत में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य की यायावरी प्रवृत्ति होती है। यायावरी प्रवृत्ति का मतलब है घुमक्कड़ प्रवृत्ति और वो अपने जीवन में अनेक यात्राएं करता है, अनेक स्थानों पर जाता है। तो उन स्थानों पर बहुत सारी चीज़ें उसे देखने को मिलती है या उसके साथ बहुत सारी घटित घटनाएं होती है जो कि यात्रा के अनुभवों के रूप में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत जो होता है वो किसी भी लेखक का एक ऐसा अनुभव होता है जो कि उसने किसी यात्रा के दौरान महसूस किया होता है, अनुभूत किया होता है और उसी को वो यात्रा वृत्तांत के लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा यात्रा अनुभवों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुति करना ही क्या है, यात्रा वृत्तांत है। और इस तरह के प्रस्तुतिकरण में हम ये कह सकते हैं कि उसने जिस भी स्थान को देखा हो या जहाँ पर भी वो गया हो उन स्थानों में क्या विशिष्टता थी, यानी क्या विशेष बात थी जो उसे अच्छी लगी, जिसे वो हमारे साथ में बांटना चाहता है। एक सामाजिक संरचना क्या थी, आस्था उस स्थान के प्रति लोगों की आस्था क्या है, लोगों की सोच क्या है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, पहनावा कैसा था, खान पान कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में वो हमें किसी भी स्थान की यात्रा वृत्तांत को लिखते समय बताता है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में कि यात्रा वृत्तांत जो है किसी भी लेखक के स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं जो कि उसने किसी भी स्थान से यात्रा के दौरान प्राप्त किए होते हैं और उन्हें वो पाठक के साथ में या उसके समक्ष प्रस्तुत करके यात्रा वृत्तांत के रूप में बांटता है या उन तक भी अपने अनुभव पहुंचाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत के दौरान हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, किसी व्यक्ति के अनुभव, उसके साथ घटित घटनाएं जो कि हमारे जीवन में भी अगर घटित हो तो हम उनके अनुभवों को उस समय काम में लेकर उन समस्याओं से भी बच सकते हैं जो कि किसी भी यात्रा के समय हम महसूस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यात्रा वृत्तांत का इतिहास, यानी यात्रा वृत्तांत का जो लेखन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था, लेकिन इसके बाद द्विवेदी युगीन, श्रीधर पाठक, अज्ञे, राहुल, साग प्रत्यायनन, जिनको घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे ये सभी लेखक, और इन्होंने अपनी इस घुमक्कड़ प्रवृत्ति या यायावरी प्रवृत्ति के कारण ही बहुत सारे स्थानों की यात्राएं की, बहुत सारी जगहों पर घूमे और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ लोगों के प्रति आस्था, कैसा पहनावा है, किस तरह से लोग रहते हैं, उन सब का वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से किया है और अपने अनुभव लोगों तक पहुँचाए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायरी लेखन की। डायरी लेखन के लिए हम ये कह सकते हैं कि डायरी लेखन जो है वो हिंदी साहित्य में एक बिल्कुल नई विधा है, एक बिल्कुल स्वतंत्र विधा है और डायरी लेखन को हम रोज नामचा, दैनिकी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने दिन भर की दिनचर्या या अपने दिन भर के अनुभव, अपने दिन भर के कामों में जो व्यस्तता होती है उस व्यस्तता को या अपने अनुभवों को एक डायरी ही
माध्यम से लिखता है और बाद में कई लोगों तक उसके वो अनुभव या उसकी वो बातें पहुंचती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि डायरी लेखन जो है वो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत लेख होता है, उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं जो कि पूरे दिन भर की दिनचर्या में वो महसूस करता है। यानी डायरी लेखन जो है वो रोजाना किया जाता है। रोज व्यक्ति अपने दिन भर के क्रियाकलापों को डायरी में लिखकर अपने अनुभव डायरी के साथ में लोगों तक पहुंचाता है। और इसीलिए डायरी को हम आत्मकथात्मक शैली में लिखते हैं, आत्मकथात्मक रूप में लिखा जाता है और उसमें भाव प्रवणता होती है। और इसीलिए कह सकते हैं कि एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें आत्मकथात्मकता और भाव प्रवणता हमें दिखाई देती है। अब देखते हैं कि डायरी लेखन जो है उसमें विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर डायरी लिख रहा है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक तो उसमें संवेदनात्मक अभिव्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा परेशान होता है या बहुत खुश होता है तो वो अपने मन के अनुभव जो है, भाव जो है वो किसी के साथ बांटना चाहता है। अगर किसी को डायरी लिखने की आदत है, रोज लिखता है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति अपने अनुभव जो है वो डायरी में लिख देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संवेदनात्मक अभिव्यक्ति होती है किसी भी व्यक्ति की। तो उसमें व्यक्ति सापेक्षता का गुण होना जरूरी है। फिर हम कह सकते हैं कि उसमें आत्मीय गुण होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं के बारे में ही लिख रहा है या उसके साथ अन्य लोगों का जो भी व्यवहार रहा दिन भर में, उसके जो क्रियाकलाप रहे उन सबका अनुभव वो लिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज, स्वयं के प्रति ईमानदारी उस व्यक्ति को डायरी लेखन में दिखानी चाहिए। यानी आपने किसी ऐसी घटना का वर्णन किया जिसमें आपको लगता है कि मैं अपने आप को यहाँ पर अगर प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मेरे प्रति लोगों का नकारात्मक भाव बन जाएगा अगर स्वयं नहीं गलत है तो। लेकिन डायरी के समय आपको स्वयं के प्रति ईमानदारी रखनी है। उस समय अगर आप गलत हैं या जो भी दिन भर में यथार्थ जो भी घटना थी उस यथार्थता को लेते हुए डायरी लिखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि डायरी के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की डायरी लिखी जाती है। तो एक होती है व्यक्तिगत डायरियां, जो कि अभी मैंने बात की कि हर व्यक्ति अपने दिन भर के क्रियाकलापों को लिखता है। दूसरी होती है वास्तविक डायरी। तीसरी होती है काल्पनिक डायरी, जो कि कल्पना के आधार पर लिखी जाती है। हम कह सकते हैं किसी को स्टोरी या कहानियां लिखने का शौक है तो वो काल्पनिक डायरी के रूप में भी उसे लिखता है। और चौथी होती है साहित्यिक डायरी। तो यहाँ हम देखें कि जो व्यक्तिगत डायरी और साहित्यिक डायरी है, मुख्य रूप से तो ये दो ही विशेष मानी जाती हैं। बाकी इन दोनों का इतना हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतना कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता। और डायरी लेखन का जो प्रारंभ था, हमने इसके इतिहास के बारे में जाना था। तो डायरी लेखन जो था वो बहुत पुराने समय से प्रारंभ हुआ था और पुराने समय में राजा महाराजा जो थे वो डायरी लेखन किया करते थे। लेकिन उस समय डायरी लेखन में सिर्फ दिन भर का जो आय और व्यय होता था, यानी जो दिन भर का खर्चा होता था, वो उसके बारे में ही वर्णन लिखा करते थे या लिखवाया करते थे अपने किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे इसमें ये प्रश्न आया कि डायरी में लेखे जोखे के साथ या आय व्यय के लेखे जोखे के साथ में कुछ विशेष घटनाओं का वर्णन भी किया जाने लगा। और इसी तरीके से डायरी लेखन ने साहित्यिक रूप धारण कर लिया और हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसे विशेष स्थान मिला। इसके बाद हम बात करते हैं कि संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता क्या होती है? संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। हमारे सामने अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटित हो रही है और उससे संबंधित कोई घटना पहले घटित हो चुकी है तो हमें उसके लिए संदर्भ की, किसी भी बात को समझाने के लिए या प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमें पुरानी घटित घटनाओं के वो संदर्भ यहाँ पर मदद करते हैं। तो किसी भी घटना या विषय के लिए पुराने संदर्भों की जो आवश्यकता पड़ती है उसे ही संदर्भ ग्रंथ कहा जाता है। यानी पहले घटित घटना जिससे संबंधित कोई जानकारी हमें मिल रही है और इस तरह के संदर्भ ग्रंथ हमें किसी पुस्तकालय में, किसी विशेष कार्यालय में या संदर्भ ग्रंथ के जो संगठन बनाए गए हैं वहाँ उपलब्ध होते हैं। अगर हमें किसी घटना या किसी समसामयिक बात का
संरक्षित रखा जाता है और वो स्थान ही संदर्भ ग्रंथ कहलाता है। संदर्भ ग्रंथ को रखने का संगठन या कोई